हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। लास्ट क्लास में हमने आपको द्विघाती समीकरण पढ़ाया था, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपको हमने बेसिक चीज़ें कुछ बताई थी। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले बताया था हमने कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। जो द्विघाती बहुपद होता है उसको अगर हम 0 के बराबर में रख देंगे तो वह द्विघाती समीकरण कहलाएगा। और फिर इसके बाद तीसरी एक बात बताई थी कि द्विघात समीकरण की जांच कैसे करते हैं। इससे संबंधित एक आपका पूरी प्रश्नावली है, ठीक है। और अगर इसका पूरा डिटेल आपको चाहिए तो आप आई बटन दबा के इसका पूरा वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको द्विघाती समीकरण के हल करने की विधियां पढ़नी है। तो हल करने की मोस्टली 3 विधियां हैं। उसमें से सबसे पहले है गुणनखंड विधि। इसके बाद दूसरी विधि है उसको पूर्ण वर्ग बना के उसको हम हल करते हैं, तो वो विधि पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि है। और एक तीसरी विधि है जिसको सूत्र द्वारा कहते हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र से द्विघाती समीकरण को हल करना होता है, वो एक तीसरी विधि है। और फिर उसके आगे भी आपको मूल ज्ञात करने हैं, मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं, विविध कर ज्ञात करना है। ये सब कुछ आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरण कैसे हल करेंगे, बस ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 है, उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप रेडी हो गए होंगे। कलम कापी अपनी आप निकाल लें और प्रश्नावली का जो आपका 4.2 है उसका आप सीधा सीधा अपना पेज खोल लें और उसी पे आ जाएं, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली के सवाल पर। तो आपको इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखना है। क्या है, देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 5 भाग इस सवाल के हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करने का मतलब सीधा सीधा आपको याद रखना है कि इसको हल करके x के जो मान ज्ञात करेंगे वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2। 3 घात समीकरण के 3, हालांकि यहां पर 3 घाती समीकरण नहीं है, तो केवल 2 घाती समीकरण की बात हम यहां पे करेंगे। 2 घाती समीकरण के 2 मूल होते हैं, वो आपको ज्ञात करने हैं, ओके। चलिए देखो, पहला सवाल हम आपको हल करके बताते हैं। ये आपका पहला सवाल है, x² - 3x - 10 = 0, ठीक। ये आपको कक्षा 9 में आपने त्रिपद पढ़ा है, बस वही चीज है बिल्कुल, ठीक है। बाय द वे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। मेरे ख्याल से कतई कभी नहीं बोलोगे, बस थोड़ा यहां पे ध्यान रखें। आप क्या करते हैं, देखिए हम द्विघात समीकरण को हल करते समय त्रिपद का जब एप्लीकेशन करेंगे तब उसमें हम अचर पद को देखेंगे। अचर पद के साथ में कभी यहां भी संख्या x² का गुणांक भी हो सकता है। यहां पर फिलहाल x² का गुणांक 1 है, तो यहां 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बाय द वे यहां 2 होता तो 2 का 10 में गुणा कर लेते, 3 होता तो 3 का 10 में गुणा कर लेते। और फिर इसके बाद ऐसे गुणनखंड बनाने होते हैं कि यहां पर अगर माइनस है, इसका मतलब घटाने पर हमें ये बीच का पद चाहिए होता है। ये हमारी प्रोसेस है गुणनखंड करने की। तो देखिए यहां पर 10 है केवल, और इस 10 के गुणनखंड अगर हम करें तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, जबकि 5 में से ये 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलिए यही देखो यहां पर हम लिखते हैं, ये x² लिख दें, फिर माइनस लिख दें, ज्यों का त्यों। ये 3x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ये लिखना है आपको 5x। देखिए ध्यान दें थोड़ा सा, ये 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 5 - 2 लिखना है, इंटू x, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और फिर माइनस का 10 लिख दें बराबर 0। आ रही बात समझ में? चलिए एक लाइन हमने और बढ़ानी है, देखो आगे क्या कर दें, x², ये x का इन दोनों पदों में यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2x लिख दें, माइनस का 10 लिख दें बराबर 0। अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अब इसमें देखिए 3 पद के, अब ये 4 पद बन गए। 3 पद के पद कितने बन गए? अब 4। ये सवाल 3 पद में था, अब 4 पद बन गए। तो जब 4 पद बन जाए तो आपको 2-2 के जोड़े बना के यहाँ पे कॉमन लेना होता है। चलिए पहले जोड़े से बताएं आप क्या कॉमन है। यहाँ से आप x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 5 बचेगा। फिर इन दोनों जोड़ों से क्या कॉमन, इससे दोनों से क्या कॉमन मिलेगा? प्लस का 2 कॉमन मिलेगा। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 का इसमें भाग चला जाएगा, x बचेगा, ये माइनस का निशान, 2 का यहाँ भाग चला जाएगा, 5 बचेगा, और बराबर में 0।
ठीक, मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कक्षा 9 में पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा, बस ध्यान रखिए इसमें। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ से फिर से दोबारा से आप कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस 5, देखिए कॉमन आ गया, तब हमारे पास ये बचेगा यहाँ पर x, ये प्लस, और फिर यहाँ से ये x माइनस 5 कॉमन चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और बराबर में 0। ठीक, एक बात और याद रखनी है, कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो सकता है। जैसे हम आपको थोड़ी अंक लेके बताएं, जैसे एक संख्या है 4, एक संख्या है 5, इनका कभी गुणनफल शून्य हो सकता है, कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर शून्य करना है तो या तो इसके जगह पे 0 लिख दें तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का गुणा 5 में शून्य हो जाएगा, या फिर ये 5 के जगह 0 लिख दें, मानी 4 अपना जगह बना रहा है, इसको 0 लिख दें तो अभी 0 हो जाएगा। तो हम एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कभी शून्य नहीं होता है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो उसमें से एक संख्या अवश्य शून्य होगी, या ये 0 होगी अदरवाइज ये 0 होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर देखिए यही बात यहां पर अप्लाई हो रही है, एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। क्लियर है बात कि नहीं? तो चलिए हम यहां लिख देते हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तब बताएं x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। और यदि इसको 0 लिख दें, यदि x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तब x बराबर क्या हो जाएगा, -2। बताएं x के क्या मान निकले, ये x के जो मान निकले कौन कौन से, एक 5 और एक -2, यही समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये समीकरण के मूल कहलाएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा एक बात और, ये जो आपने मूल निकाले, इन मूलों को हमें अगर ये चेक करना है कि वास्तव में ये हमने निकाले हैं वो सही है या नहीं। जो समीकरण के मूल होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट जरूर करते हैं। जैसे x बराबर अगर 5 निकाल के हम यहां पर रख दें, x का मान 5 इस समीकरण में रख दें, इसके जगह 5 लिखें, इसके जगह 5 लिखें और इसको कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से शून्य आना चाहिए। यदि शून्य आता है तो इसका मतलब ये x बराबर 5 इस समीकरण का मूल है। ठीक, और यदि इसी प्रकार बिल्कुल x का मान -2 रख दें तो अभी ये निश्चित रूप से शून्य आएगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का मान 5 इस समीकरण का मूल है और x का मान जो -2 है वो भी इस समीकरण का मूल है। कंफर्म? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, अभी एक से बात नहीं बनेगी, अभी दूसरा सवाल, इसको नोट कर लें और हम आपको ये दूसरा वाला सवाल भी बताते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें और इसको सवाल संख्या दूसरा भी देख लें। देखो साथ साथ में दूसरा सवाल आपको दिखा दें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझना है। देखिए दूसरा सवाल लिखा है 2x² प्लस x माइनस का 6 और बराबर में 0। ठीक, अभी हमने आपको यह बताया था कि इसके केवल हमने गुणनखंड किए थे इस वाले सवाल में, क्योंकि यहां पर गुणांक 1 था, यहां पर गुणांक कितना है, 2 है। तो आपको अब क्या करना है, ये 6 में और 2 का दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहां पर क्या माना जाएगा, 1 ही तो माना जाएगा। तो यहां पर इस 12 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या करते हैं, 4 तिया 12। बिल्कुल समझ में आ रही बात, 4 तिया 12। और यदि 4 से हम 3 को घटाएं तो बताओ क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 ही तो हमें यहां चाहिए, तो चलिए वही बात हम यहां पे कर देते। 2x² आपका ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान भी आपको ज्यों का त्यों लगाना है। अब इसके बाद यहां पर जो 1 लिखा है वो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 4 - 3 लिखना है। ये वाला 4 - 3, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और ये x भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, फिर माइनस का 6 लिखना है और बराबर 0। बता दिया करेंगे भाई कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ाएं। देखो ये लिखा है 2x² प्लस यहां से इस x का इन दोनों पदों में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 और बराबर 0। अब बताएं कोई समस्या? ये देखो सवाल जो 3 पद का था वो कितने पदों में बदल गया, 4 पदों में। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बना के यहां से कॉमन ले लेते हैं। पहले जोड़े से देखो 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो कॉमन लेके दिखाएं। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, पहले पद में भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर प्लस यहाँ 2 का इसमें भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, x पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर दें। अब इधर से आ जाएं, यहाँ दोनों जगह से ऋण कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 का भाग चला जाएगा दोनों में, तो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। ये माइनस का यहाँ से माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा भाग और बराबर 0। ओके, फिर से अगर ये हमने सब कुछ प्रोसेस ठीक की है
तो निश्चित रूप से ये दोनों कोष्टक फिर से दोबारा कॉमन आएंगे, हर सवाल में आएंगे। अगर आपके ये कॉमन नहीं आ रहे, इसका मतलब हमने कहीं से कुछ गलती कर दी है। ये बिल्कुल बराबर बराबर दोनों ब्रैकेट आने चाहिए हर जगह, हर सवाल में आएंगे। तो x + 2 फिर से कॉमन, देखो यहाँ से मिल गया, तो इसको फिर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2x - 3 और बराबर में 0। बोलो ठीक है। चलिए अब वही प्रोसेस जो अभी हमने बताई कि दो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये तो ये बराबर 0, अदरवाइज ये बराबर 0। तो पहला गुणनखंड अगर 0 लिख दें, यहाँ लिख दें यदि x + 2 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, -2। सही है। यदि इसको 0 लिख दें, यदि 2x - 3 बराबर 0, तब बताएं 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो उधर भेजेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो बताएं आपके x के कितने मान निकले, x के जो मान निकले वही समीकरण के मूल होते हैं। तो x का मान है ऋण 2 और x का मान है 3/2, ये आपके समीकरण के मूल हो गए। बताएं कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक तरीका टकटकी लगा के देखेंगे और इसमें अगर आपने इधर उधर थोड़ा बहुत दिमाग कर दिया तो शायद भूल जाएंगे। ठीक है, गणित का मतलब, गणित जितना सरल विषय और कोई विषय है नहीं, बस केवल समझने की बात है। अगर आपका मन लग रहा है तो सरल है, और मन नहीं लग रहा भैया तो फिर तुम समझो, है ना। हाँ, मन लगा के पढ़ना होता है। तो बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है ना। चलिए, मेरे ख्याल से इसका अभी हम करते ही रहेंगे, इसका और तीसरा भाग एक और करके दिखा दें आपको। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या है। ये है आपके पास √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 और इक्वल टू 0 है। सब कुछ वही, केवल यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा हो, लड़के अंडर रूट देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है भैया। तो है कुछ नहीं, है तो वही सब कुछ। चलिए देखो हम करके दिखा दें। ये हमने आपको क्या बताया, अचर पद और x² का गुणांक, इन दोनों का गुणा करते हैं, और गुणा करके फिर क्या करते हैं, गुणनखंड ऐसे करते हैं कि बीच का ये पद मिल जाए। बस वही तो बात है। तो देखो यहाँ करके रब पे पहले दिखा दें। ये है आपका x² का गुणांक कितना है, √2, और ये अचर पद कितना है, 5 √2। बताएंगे इसका गुणनफल कितना होगा। ये √2 में √2 का गुणा तो पूरा 2 होता है भैया, होता है कि नहीं। और ये 5 आपका ज्यों कहते हुए, तो ये 5 गुणा 2 हो गया कि नहीं, है ना। अब हमें 5 और 2 का अगर योग करना है तो 5 + 2 बराबर 7 होता है या नहीं होता। हमें 7 ही तो चाहिए। देखो बीच का 7 संख्या मिल रही है, इसका मतलब ये हमारे गुणनखंड बिल्कुल फिट लिखे हैं। चलो हम करके दिखा देते हैं आगे। ये देखो है √2x², फिर प्लस, हमने कहा था इसको नहीं लिखना है, अब इनको लिखना है। 7 की जगह क्या लिखना है, 5 + 2, तो लिख दें 7 की जगह क्या लिख दें, 5 + 2, और फिर x लिख दें, फिर प्लस 5√2 और बराबर 0। बताएं किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हमने क्या बताया था आपको तीसरे स्टेप में, इस x का इन दोनों पदों में अंदर गुणा कर देते हैं। चलिए करके दिखा दें। ये देखिए आपका गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, √2x², ये 5 में x का गुणा कितना बन जाएगा, 5x बन जाएगा। फिर प्लस 2 का x में कितना गुणा, 2x हो जाएगा, प्लस का 5√2 ज्यों का त्यों बराबर में 0। ठीक है, 3 पद का सवाल कितने पदों में बदल गया, 4 पदों में बदल गया। जब 4 में बदल जाता है तो 2 के जोड़े बना के हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से बताएं क्या कॉमन है, यहां से कॉमन मिलेगा x, तो x का स्क्वायर से भाग एक बार बचेगा, और √2 तो पूरा बचेगा, तो √2 बचेगा, x बचेगा, प्लस यहां से x पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहां से बताएं क्या कॉमन है, यहां से देखो कॉमन है √2, है ना। √2 का इस 2 में भाग चला जाएगा कितने बार, √2 बार, और x तो है ही पूरा, फिर प्लस का निशान, ये √2 से √2 पूरा कट जाएगा, 5 बचेगा, और बराबर में 0। ठीक, हमने आपको बताया कि अगर ये दोनों गुणनखंड ना मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई है। यदि मिल रहे हैं तो बिल्कुल फिट है। यहां देखो मिल रहे हैं, इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से फिर दोनों गुणनखंड ये कॉमन ले लें, कौन कौन से, √2x + 5 दोनों जगह से फिर कॉमन ले लें। तो अब क्या बच रहा, अब ये x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, √2 बच गया, और बराबर में 0 लिख दें। अब बताओ भैया कोई समस्या किसी को। अब हमने वही बात बताई, वही कौन सी, कि दो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0, तो या तो ये बराबर 0, अदरवाइज ये बराबर 0। तो पहला गुणनखंड पहले लिखें, यहां लिख दें यदि √2x प्लस में 5 बराबर 0, तब आप बता सकते हो x का मान कितना हो जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ा के बताएं, √2x बराबर -5 हो जाएगा, और ये √2 का भाग हो जाएगा, तो x बराबर -5 बटे में √2।
एक x का मान आपका ये निकल आया। चलिए दूसरा मान क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड दूसरे वाले को 0 लिखें, तो यदि x प्लस √2 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। तो बताएं x के कितने मान निकले, 2। कौन कौन से निकले, एक निकला माइनस के 5/√2 और एक निकला माइनस में √2। बताएं किसी को कोई समस्या, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया एक बार लाइक इसको जरूर करें। ठीक है, दूसरा देखें, तीसरा सवाल। तो देखो अब चौथा सवाल, चौथा इसका क्या पार्ट है, ये आपके पास लिखा है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 और बराबर 0। ठीक है, अच्छा समझे बात, यहाँ पर ये बटे में संख्या दिख रही है, तो भिन्न में जब संख्या दिखती है तो लड़का बहुत घबरा जाते हैं कि भैया पता नहीं ये भिन्न में जो बटे लिखा है, बटे में संख्या लिखी है, अब इसका कैसे हम गुणनखंड करें। ऐसा करते हैं, पहले इस गुणनखंड, इस बटे वाली संख्या को खत्म कर देते हैं। कैसे, यहाँ पर पूरे समीकरण में आप 8 का गुणा कर दें, ये 8 का भाग है, पूरे समीकरण में 8 का गुणा करेंगे, अपने आप ये खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो 8 का गुणा करते यहाँ क्या बन जाएगा, 16x² बन जाएगा। यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 8x बन जाएगा। अगर यहाँ 8 का गुणा करें तो 8 कट जाएगा, तो केवल प्लस का 1 बचेगा, और इधर 0 में 8 का गुणा करेंगे तो आपका ये 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब वही देखो, पहला दूसरा तीसरा जैसे सवाल ऊपर है वैसे ये बन गया ना। तो अब क्या करें बताओ, ये 16 का और इस 1 का, इनके दोनों के गुणनखंड 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। गुणनखंड करें, 4 चौको 16 होता है, और 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो भैया 8 बनेगा, पक्की है बात, इसमें कोई समस्या ही वाली बात नहीं। और हमें 8 ही देखो चाहिए ना। तो चलो बन गया काम, समझो क्या कर दें, 16x² माइनस, अभी हमने बताया ये माइनस का ये 8 लिखा है, 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 4 + 4 लिखना है। तो इसको लिखते हैं 4 + 4 और कोष्टक बंद करके x ज्यों का त्यों प्लस 1 ज्यों का त्यों बराबर 0। अब बताएं कोई समस्या। तो आगे हमने क्या बताया, आगे बताया इस x का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो कर दें गुणा, देखो क्या हो जाएगा, 16x² फिर माइनस का 4x, और ये चिन्ह देखो पलट जाएगा। अगर माइनस यहाँ होता है तो ये चिन्ह जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा कि नहीं। 4 का फिर गुणा 4x और प्लस का 1 और बराबर में 0। अब ये 4 पद बन गए, 4 पद बन जाते हैं तो 2 के जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं। सारे सवाल एक जैसे हैं, कोई किसी को अलग से प्रोसेस नहीं करनी है, किसी भी सवाल में कोई प्रोसेस अलग नहीं है। ये देखिए पहले वाले गुणनखंड से, पहले वाले जोड़ा से 4 कॉमन है और x कॉमन है, 4x कॉमन है। चलिए भाग दें, 4 चौको 16, 4 बार चला जाएगा भाग, एक x बचेगा, माइनस ये 4x से 4x पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन ना मिले जब, तब एक तो कॉमन ले ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 4x ज्यों का त्यों, ये माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 1 में 1 ही बार जाएगा, और बराबर क्या लिख दें, 0। ये देखो हमने बताया था दोनों गुणनखंड मिलने चाहिए, मिल गए ना, फिर कॉमन ले लें 4x - 1। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, 4x - 1 और बराबर में 0। अब देखिए वही बात है, ये दोनों गुणनखंड एक हैं, दोनों गुणनखंड एक हैं, कोई बात नहीं, एक ही मान दोनों निकलेंगे, मतलब दोनों मूल इसके समान होंगे। जो पहला मूल होगा वही दूसरा मूल होगा। अभी यहाँ से यहाँ तक जो सवाल हमने लगाए हैं उसमें दोनों मूल भिन्न भिन्न निकल रहे थे, अलग अलग निकल रहे थे, जबकि इसमें दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब एक कंडीशन बताई जाएगी आगे वाले प्रश्नों में, आगे वाली एक्सरसाइजों में, कि दोनों मूल समान कब होते हैं, ये सब कुछ आगे बताएंगे, अभी यहाँ से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, यदि 4x - का 1 बराबर 0, तब 4x बराबर क्या लिख दें, 1 लिख दें, और x बराबर लिख दें 1/4। तो यहां से भी करेंगे तो वही मूल यहां भी आ जाएगा। यदि 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर क्या लिख दें, 1, और x बराबर 1/4। दोनों मूल समान हैं, क्या लिख दें, x बराबर 1/4। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं दोनों मूल समान हैं, ठीक है, दोनों मूल x के समान है, 1/4, 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक लास्ट क्यों रह जाए भैया, इसको भी देख लेते हैं, इसको मेट दें, और लास्ट का आपका सवाल जो रह गया है उसको भी साथ साथ कर लें। हैं, हमने आपको जैसा बताया कि आप किसी प्रकार से कतई घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, एक एक सवाल बताएंगे, ठीक है। चलिए आपका है ये लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट में जो पार्ट दिए गए उसका लास्ट पार्ट है, वो कितना है, 100x², माइनस में क्या लिखा है, 20x, और फिर में प्लस 1 और बराबर 0, ठीक। तो जो ऊपर वाला पार्ट है लगभग सेम कंडीशन का है, क्या करना है, 100 एकम 100
और इस 100 के गुणनखंड करने हैं, आप जानते हैं 10 गुणे 10 होते हैं, और 10 में जब 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखो हमें 20 चाहिए, है ना। वही काम करना है जो इसमें किया है हमने चौथे वाले भाग में। तो चलो लिख देते हैं 100x² माइनस, अब 20 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 10 + 10 लिखना है। लिख दें 10 + 10 और कोष्टक बंद करके ये x अपनी जगह पे प्लस का 1 बराबर 0। सही है। चलिए और आगे बढ़ाएं। देखो 100x² माइनस इस x का इन दोनों पदों में गुणा कर दें। ध्यान इसका देना है कि अगर यहाँ माइनस होता है तो जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस माइनस ये बीच का निशान माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो कर दें अब 10x माइनस 10x और प्लस का 1 ज्यों का त्यों बराबर 0। ठीक, क्लियर हो गया। अब कितने पद बन गए, 4। जब 4 पद बन जाए तो हमने क्या बताया आपको, क्या करना है, 4 पद बन जाए तो 2-2 के जोड़े बना के हमें कॉमन लेने हैं। ठीक है। चलिए इन दोनों जगह से क्या कॉमन है, 10, तो ये 10 और x कॉमन है, 10x। तो 10 बार भाग जाएगा, देखो 10 × 100 होता है, 10 बार जाएगा और 1 x बचेगा, फिर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पूरा कट जाएगा। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन ले लें, तो माइनस तो ये यही वाला है और इन दोनों से कॉमन नहीं है, 1 ले लें। तो यहाँ देखिए 10x ज्यों का त्यों, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में भाग 1 बार जाएगा बराबर 0। ये देखिए दोनों ब्रैकेट फिर कॉमन आ गए, 10x माइनस 1। अब क्या बचा, यहाँ बचा 10x और माइनस का ये 1 बचा। ठीक है, और बराबर 0। अभी हमने आपको बताया था कि जो चौथा नंबर का सवाल है लगभग उसी प्रकार का ये सवाल है। यहाँ भी देखिए दोनों मूल समान है, क्योंकि ये ब्रैकेट बराबर आए कि नहीं आए। तो यहाँ लिख दें, पहला लिख दें, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पे दोबारा दूसरा गुणनखंड 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। तो दोनों मूल समान कौन कौन से आए, x बराबर 1/10, 1/10, दोनों मूल आपके समान आ गए। ठीक, क्लियर बात। बताएं किसी को कोई समस्या है, अगर कोई समस्या नहीं है तो मेरे ख्याल से लाइक तो बनता है भाई। चलिए इसके बाद एक दूसरा सवाल। तो देखिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे क्वेश्चन में भी 2 भाग हैं। मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत आप भी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरे ऊपर पूरा आप निर्भर कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग लूज हो जाएंगे। इसमें से हम आपको केवल एक सवाल करवाएंगे, ठीक, एक आपके लिए छोड़ेंगे। चलिए बारी बारी से करवाएं। पहले ही सवाल आप देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ये लिखा है, देखिए है तो बिल्कुल वही जो अभी हमने 5-6 सवाल करवाए, वैसा ही है, कुछ नया कुछ नहीं है। देखिए x² माइनस में लिखा है 45x और प्लस में लिखा है 324 और बराबर में 0। तो चलिए यहाँ पर 324 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, ये देखिए क्या है, प्लस है। 324 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर ये 45 आ जाए। वही प्रोसेस हो गई। देखो यहाँ करके दिखा दें, 324, क्योंकि बड़ी संख्या है इसलिए गुणनखंड अलग से कर लें। यहाँ से हम पहले 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 नेम 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 त्रिका 9। ठीक, अब ये गुणनखंड तो बहुत हो गए, लेकिन हमें खंड केवल 2 रखने होते हैं और ऐसे 2 खंड बनाएं जिससे कि जोड़ने से ये 45 आ जाए। ठीक, खंड देखो फिर कंफ्यूजन ना हो तो हम थोड़ा सा डिटेल करवा दें। जैसे हम ये 2 और 2 इकट्ठा करके 4 ले लें और बाकी सबका इकट्ठा गुणा कर दें, ऐसा भी 2 खंड, ऐसे भी दो खंड बन सकते हैं, लेकिन वो बनाने नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब इकट्ठे करके, ये 2 दूनी 4 इकट्ठा करके और इन सबको इकट्ठा करके अगर हम जोड़ेंगे तो ये 45 नहीं आएगा। हमें कुछ ऐसा करना होता है, ऐसे 2 गुणनखंड बनाने होते हैं जिनका योगफल 45 आ जाए। तो देखो यहाँ से नंबर लगाएं, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 4 का 3 में गुणा, 4 तिया 12 और 12 का 3 में गुणा, 12 तिया 36। ये देखिए हमने इकट्ठा किया है 4 गुणनखंड एक साथ में, और ये 2 गुणनखंड एक साथ कर दें तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। अब आप देखें ध्यान से, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं? किसी को कोई डाउट? बोलो, सही है ना? तो आपको ये दोनों गुणनखंड बनाने हैं, कौन से, 36 और 9, मानी 36 + 9 बराबर 45 लिखना है। किसके जगह पे? ये 45 जो लिखा है इसके जगह पे लिखना है 36 + 9। चलिए देखो करके दिखाएं। ये है आपका x² माइनस, क्या लिख दें, ये देखो माइनस है तो माइनस हो रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, जो भी निशान यहाँ होता है वही रख दिया जाता है। अब 45 की जगह पे आपको लिखना है कितना, 36 + 9 इंटू x ज्यों का त्यों, प्लस का 324 ज्यों का त्यों और बराबर में 0। क्लियर हो रहा होगा?
अच्छा, फिर वही काम देखो जो अभी हमने आपको बताया कि जो सवाल अभी हमने पहले नंबर पर कराए हैं वही सब कुछ है, केवल संख्या बड़ी थी तो गुणनखंड कर दिए, बाकी और कोई बात नहीं है। इस x का इसमें गुणा करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 का इसमें गुणा 36x हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर 9 का गुणा x में 9x हो जाएगा, प्लस 324 लिख दें बराबर 0। कितने पद बन गए? 4 बन गए ना। तो जब 4 पद बन जाते हैं तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो बताओ पहले वाले इनसे x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, फिर माइनस इन दोनों जगह से क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, तो क्या बच रहेगा? देखिए 9 से 9 कट जाएगा x, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 9 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा? 36 बार जाएगा और बराबर 0। ये देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ गलती, ये ब्रैकेट बंद नहीं कर पाया, ठीक। तो यहाँ x माइनस 36 और x माइनस 36 इन दोनों जगह से फिर देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ से x माइनस 36 आप x माइनस 36 फिर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x माइनस 9 बचेगा और बराबर 0। तो अभी देखो हमने जो पहले सवालों में करवाया वही चीज़ यहाँ पे आ गई। ये दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है, तो या तो ये बराबर 0 अदरवाइज ये बराबर 0। तो लिखते हैं यदि x माइनस 36 बराबर 0 तब x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 36 हो जाएगा। ये माइनस का 36 उधर भेज दिया। और दूसरा गुणनखंड क्या है? यदि x माइनस 9 बराबर 0 तब x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 9 हो जाएगा। तो देखिए x के मान हमारे ये निकल आए कितने? x बराबर, यही समीकरण के मूल कहे जाएंगे, यही समीकरण का हल कहा जाएगा, x बराबर 36 और 9। क्लियर हो गया? अब ये दूसरा वाला सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके आगे और बढ़ जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। अब आपको इबारत दे दी गई है, आपको समझना है। आप समीकरण पहले बनाना है और समीकरण बनाने के बाद फिर उसको हल करना है। हल करने का वही मेथड है जो अभी हमने बताया आपको, ठीक है। पहले अभी हमें समीकरण अब बनाना है। क्या लिखा है? हमारी दो संख्याएं, हमें इनका दोनों ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी है जिनका योगफल 27 है। अगर उनमें से एक संख्या x मान लें तो दूसरी निश्चित रूप से कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। यहां पर लिखते हैं इसका हल। देखिए माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी? 27 माइनस x होगी। ऐसे तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोनों का योगफल 27 है, इसलिए अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। और प्रश्न अब यह भी कह रहा है कि इनका दोनों का गुणा कर दें बराबर गुणनफल 182 लिख दें, तो करके दिखा देते हैं। तथा यह भी दिया गया है कि x इंटू 27 माइनस x बराबर में 182। बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ के दिखाएं तो योगफल 27 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। देखिए x ये है और एक है 27 माइनस x। बताओ दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये माइनस का और प्लस का x कट जाएगा, योगफल 27 बचेगा कि नहीं। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणा बराबर 182 लिखा हुआ है, तो बराबर 182 लिख दिया, ठीक है। ये सब कुछ प्रश्न के अनुसार हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं है। अच्छा, अब x का अंदर गुणा करें तो 27 का x में गुणा 27x हो जाएगा, माइनस इस x का इस x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182 लिख दें। अब द्विघात समीकरण बनाएं, कैसे? बराबर 0 लिख दें, मानी इन दोनों पदों को उधर ही ले जाएं, बराबर 0 कर लें। तो ये माइनस का है इधर जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस 182, तो ठीक ही लिखा है, बराबर 0। अब बोलो कोई डाउट किसी को? बस इसके गुणनखंड आपको 182 की करने हैं, अभी त्रिपद जैसे बताते रहे वैसे ही करना है। 182 के गुणनखंड करें और जोड़ने पर 27 ले आए। देखो करके दिखा दें भाई। 182 2 से काटो, 2 ने 18, 2 एकम 2। अब कितने से कटेगा ये? 13 7 91 होता है, 13 से काट दें, 13 7 91। अब ये देखिए हमें 27 ले आना है तो दो गुणनखंड इसके बनाने। वैसे गुणनखंड कितने हो गए? 3, लेकिन हमें रखने 2 ही होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 2 और 7 का गुणा करें, बताओ कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 14 में 13 का गुणा 182 हो जाएगा कि नहीं। अब दो गुणनखंड हो गए। अब ये दोनों जोड़ के देखो, इनका दोनों का योग 27 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा पक्का। चलिए ये देखो करके दिखा दें। एक्स स्क्वायर फिर माइनस, अब 27 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 14 प्लस 3 लिख दें भैया। 14 प्लस 13 और इंटू एक्स प्लस 182 और बराबर में 0।
बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आगे फिर और बढ़ें। इस x का अंदर इन दोनों पदों में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 14x, ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा 13 का x में 13x प्लस 182 और बराबर 0। बताएं भैया ठीक है? बिल्कुल। दो, अब ये 4 पद में बन गया तो हमने क्या बताया, दो दो पद के जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं। इस जोड़ा से x कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 14। इस जोड़ा से माइनस का 13 कॉमन ले लें, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। 13 का 182 में भाग कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा और बराबर 0। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट x माइनस 14 दोबारा से फिर कॉमन है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x माइनस 13 और बराबर 0। बोले किसी को कोई डाउट है? तो अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि दो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है तो या तो ये 0 अदरवाइज ये 0। तो पहले लिखें यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक मान निकल आया। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं हमने दो मानी थी, दो संख्याएं जो ज्ञात करवाई गई थी वो उनमें से एक संख्या 14 है और यदि एक 14 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 14। 27 में 14 घटा दो 13 बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक संख्या अगर पहली वाली 14 है तो दूसरी 13 हो जाएगी और यदि पहली वाली 13 मानेंगे तो दूसरी 14 हो जाएगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हुई, 13 व यहां लिख दें अभीष्ट संख्याएं लिख दें। ठीक है, जो हमें संख्याएं पूछी गई थी यहां लिख दें अभीष्ट संख्याएं बराबर कितनी, 14,13। मतलब ये दोनों हमें संख्याएं पूछी गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? पूरा क्लियर हो गया? अब आपका 3 ये क्लियर हो गया। चौथा सवाल देखिए भैया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। आपको शायद कल हमने बताया था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक से क्या मतलब है, गिनती में आने वाले क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये सब क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम दो मानते हैं बीजगणित में कोई क्रमागत पूर्णांक तो कौन से मानेंगे, x और x प्लस 1, क्योंकि क्रम में आने वाले जो अगला पद है मानी क्रम से आने वाला जो पूर्णांक है उसमें एक जोड़ना पड़ता है। जैसे 2 में एक जोड़ें 3, 3 में एक जोड़ें 4, इसी प्रकार x में एक जोड़ें तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर हमें लिखना है माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक लिख सकते हैं, एक ही बात है, x, x प्लस 1 है। ठीक, क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यही दोनों हमें ज्ञात करना है, इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यहां पर लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों के वर्ग करके जोड़ दें। वर्गों का योगफल मानी वर्ग कर दें, देखो दोनों का वर्ग तो ये हो गया और वर्ग करके जोड़ दें, वर्गों का योगफल हो गया और बराबर कितना लिख दें, कितना दिया गया, 365। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इसको हल कर लें, द्विघात समीकरण बना लें और बस गुणनखंड विधि से इसको हल कर देंगे। कैसे, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर पहले तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा का दूना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये इधर ले आए तो माइनस का 365 हो जाएगा और बराबर में क्या लिख दें, 0। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का दोनों पद जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये प्लस में क्या हो जाएगा, 2x और ये 365 माइनस का 1 कट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 364 बचेगा और बराबर 0। बताएं भैया किसी को कोई समस्या? यहाँ मेरे ख्याल से 2 का पूरे समीकरण में भाग चला जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 कॉमन ले लें और कॉमन वाली संख्या शून्य में भाग में चली जाएगी तो वो शून्य हो जाएगी, चाहे जैसे आप समझ लें। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का भाग कर दें, तो 2 का भाग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 का यहाँ भाग करेंगे तो x बचेगा, 2 का यहाँ भाग करें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, क्लियर, 182 बचा। अब इस 182 के गुणनखंड करने हैं, ध्यान दें इस पर ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यहाँ पे गुणांक 1 ही तो है, चलिए करके दिखा देते हैं। 182 पहले 2 से काटें, 2 निम 18, 2 एकम 2,
और फिर वही हो जाएगा कितना 13 सत्ते 91 हैं 7 बार 13 सत्ते 91 ठीक। और 7 का 2 में गुणा 14 हो जाएगा, 14 गुणा 13 देखो 2 गुणनखंड हो गए। अब घटाना है 14 में से 13 घटाएं तो 1 बचेगा, देखो हमें वही 1 चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए करके दिखा दें। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है एकदम। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अब एक एक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है 14 माइनस 13 और इंटू एक्स और माइनस 182 और बराबर में 0। ठीक, क्लियर हो रहा? और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 14 का इस x का 14 में गुणा 14x हो जाएगा, माइनस में लिख दें 13x लिख दें माइनस 182 और बराबर 0। अब ये देखिए 3 के 4 पद बन गए। अब हमने क्या बताया था आपको, 2 के जोड़े बना के कॉमन लेना है। पहले जोड़े से बताएं क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 14, फिर माइनस इन दोनों जगह से 13 कॉमन ले लें तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 13 का इसमें भाग कितने बार जाएगा 14 बार और बराबर में 0। ठीक, ये समझाने के लिए लाइन करते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है लाइन। ठीक है, हाँ लाइन नहीं करनी है आपको। x प्लस 14 दोनों जगह से x प्लस 14 फिर देखो कॉमन मिल गया तो अब क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा और बराबर 0। बोलो क्लियर, इतना हो गया? अब देखिए वही पुरानी बात हमने बताई, वो कौन सी बात बताई? ये बताई थी कि अगर दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है तो या तो ये 0 अदरवाइज दूसरा गुणनखंड 0। तो लिख दें यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए सवाल को समझें, सवाल में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए, ये देखिए ठीक। और ये बताइए पूर्णांक कैसा आया हमारा, ये ऋणात्मक पूर्णांक आया, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नहीं रखना है हमें। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हमारा ये है कितना 13। तो आपका हम कह सकते हैं कि अगर एक संख्या ये 13 है तो ये हो जाएगी 13 प्लस 1 अर्थात ये हो जाएगी 14। तो हमारे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए 13, 14। ठीक, इसको हम अमान्य लिख दें। अमान्य क्यों लिख दिया हमने, इसको क्यों मान्य नहीं किया है? इसलिए कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, हमें इसको नहीं मानना है। तो हमें लिखना है x बराबर 13 व 13 प्लस 1 अर्थात 14। मानी दोनों आपके पूर्णांक कौन कौन से हो गए 13 व 13 प्लस 1, यही धनात्मक पूर्णांक हमसे पूछे गए थे। तो यहाँ लिख दें धनात्मक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख दें, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कितने लिख दें 13, 14। बोलो भैया एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या? ठीक है, अगर कोई समस्या नहीं है, आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे ये आपको और साथ साथ अगर बेल आइकन दबा दें तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों काम जरूर करें, अगर आपने नहीं किए हैं तो आज जरूर कर लें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो ये आपका आप 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में अब त्रिभुज संबंधी सवाल है ये, ठीक, और वो भी त्रिभुज कैसा, समकोणी त्रिभुज। तो चलो हम यहाँ पर आपको एक समकोणी त्रिभुज बना के सारी बातें समझा देते हैं। ये आपका एक समकोणी त्रिभुज हो गया। इसमें कहा गया है, देखो ध्यान दें, ये इसका आधार कहलाएगा, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगा। ये तो बात आप जानते ही हैं। यहाँ पर ये समकोण का चिन्ह बना दें। ठीक, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से अगर आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितनी कम है, x से 7 कम है, मानी x माइनस 7 हो जाएगा ये। और ध्यान से समझें, आधार से 7 कम, ये आधार अगर x है तो उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी कम है 7 कम है, मानी x अगर आधार तो 7 कम ऊंचाई। क्लियर बात। और एक बात, कर्ण का मान 17 है, ये देखिए कर्ण दिया गया 17। अब बताओ इसमें क्या कोई दिक्कत दिख रही है? ए बी सी ये समकोणी त्रिभुज है, इसका ये आधार हमने मान लिया कितना है, आधार बराबर हमने मान लिया कितना x है। तो ये आपका जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 7 कम है और कर्ण हमारा 17 दिया गया है। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अगर किसी समकोणी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ज्ञात होती हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर। चलिए यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर देते हैं। तो हम लिख दें क्या, अगर ना लिखें तो सब कुछ ये तो लिखा ही है, सीधा सीधा कर दें पाइथागोरस प्रमेय से।
प्रमेय से। ठीक है, क्या पाइथागोरस प्रमेय होता है? कर्ण का ये देखो, ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यही तो हम यहाँ ऐसे लिख दें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक, अब बताएं ए बी भुजा कितनी है? x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस बी सी कितनी है? x है, x का स्क्वायर कर दें, और बराबर ये 17 है तो 17 का स्क्वायर कर दें। क्लियर? तो होल स्क्वायर इसका तोड़ो भैया, कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह ज्यों का त्यों बराबर 17 का 17 से बर करेंगे, 17 का 17 से गुणा करेंगे तो 17 289 होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये 14x ज्यों का त्यों, प्लस में 49 भी ज्यों का त्यों, माइनस का 100 ये 189 इधर ले आए बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको देखो घटा दें, किसको? इन दोनों पदों को घटा दें, बाकी तो सब ठीक ठाक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x, और यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा? 9 से 9 घट जाएगा 0, 8 से 4 घट जाएगा 4, और 140 बचेगा और बराबर 0। ठीक, मेरे ख्याल से अभी 2 का समय भाग चला जाएगा तो 2 का भाग कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लिख दें? 7x, और माइनस का कितना लिख दें? 2 से भाग चला जाएगा तो 70 हो जाएगा और बराबर में 0। अब 70 की गुणनखंड करें और घटाने पे 7 ले आएं, मेरे ख्याल से ना करें, हम कर सकते हो? बोलो। ठीक है, जो x का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और उससे 7 कम कर देना वो ऊंचाई हो जाएगी। यही दोनों बातें पूछी गई। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए इसको खुद कर लें। अगला सवाल तो देखें, ये एक्सरसाइज का आपका अंतिम क्वेश्चन क्या लिखा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई फैक्ट्री कारखाना चल रहा होगा जिसमें बर्तन बन रहे हैं, उसमें बर्तनों का निर्माण हो रहा है। लिखा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, अच्छा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत आपको बतानी। ठीक, देखो समझो बात, सवाल क्या कह रहा है? हमने आपको ये बताया कि इबारती प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और तब आपको समझ में आएगा क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। इसमें आपसे ये दिया गया, ये पूछा, पहले पूछा क्या गया है, यहाँ लास्ट में देखें, निर्मित बर्तनों की संख्या पूछी गई है और एक नंग की कितनी लागत है। एक नंग मानी किसी विशेष प्रकार के कोई बर्तन बना रहा होगा, कोई कटोरी, या तो सब पूरे दिन कटोरी बन रही है, या पूरे दिन ग्लास बन रहा है, इस तरीके से एक कई प्रकार का एक नंग बन रहा है। तो उसमें ये कहा गया है कि बर्तनों की कितनी संख्या, मानी कुल टोटल बर्तन कितने बन गए। हम ये मान लें कि माना बर्तनों की संख्या बराबर x है। मतलब उस दिन, जिस दिन ये परीक्षण किया गया उस दिन की बात है, किसी विशेष दिन की बात है, उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी? x बर्तन बने। ठीक, अच्छा, अब सवाल आगे ये कह रहा है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत मतलब एक नंग की निर्माण लागत कितनी है? उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, अगर उस दिन बने बर्तन x तो एक नंग की निर्माण लागत देखिए कितनी, सवाल कह रहा है प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी है? उस दिन जो बर्तन बने उनकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। बर्तन कितने बने? x, तो x का 2 गुना कितना हो गया? 2x, उससे भी 3 अधिक और प्लस 3 कर दें। तो एक दिन, जिस दिन बर्तन x बने उस दिन की बात करी जा रही है, उस दिन प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी आई? 2x प्लस 3 रुपये। ठीक, ये रुपयों में है। अच्छा, अब ये बताओ कि एक बर्तन इतने रुपए का बन रहा है, तो x बर्तन कितने रुपए के बनेंगे? दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका कुल, उस दिन की कुल लागत। कुल लागत किस दिन की बात हो रही? किसी विशेष दिन की बात हो रही है। कुल लागत विशेष दिन की लिख दें हम यहाँ पे, है वो कहाँ गया भाई बैठने वाला, ये लिख दें
उस दिन मानी किसी विशेष दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितनी हो जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3। क्लियर बात। देखिए फिर आप बात समझें, एक दिन में बर्तन कितने बने, x बर्तन बने और प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी है, इतनी है। अगर एक नंग की इतनी लागत है तो टोटल बर्तन बने उनका गुणा कर दें तो टोटल लागत निकल आएगी। एक दिन की ये लागत है और प्रश्न कह रहा है एक दिन की लागत कितनी है, 90 रुपए। तो यहां लिख दें प्रश्न के अनुसार बराबर 90 लिख दें। प्रश्नानुसार कितनी लिख दें, x इंटू में 2x प्लस 3 और बराबर कितना लिख दें, 90 रुपए। ठीक, ये इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का x में गुणा 3x, इधर ले आए तो माइनस का 90 और बराबर 0। ये आपका देखिए दो घात समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बस मेरे ख्याल से आप तो पुरानी बात है, इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं, x का मान निकल आएगा। जो x का मान निकल आएगा वो क्या निकल आएगा, वो निकल आएगी बर्तनों की संख्या। फिर प्रत्येक नंग की लागत निकालनी है तो प्रत्येक नंग की लागत कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा करके 3 जोड़ दें, एक नंग की लागत ये निकल आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके अब आज खत्म हो रहे हैं और आज आपको इनको बहुत विधिवत तरीके से घर पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कि कोई आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन रह जाए। ठीक, और आज हम आपका ये क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। शेष जो अगला चैप्टर जो एक्सरसाइज आएगी उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले सीधा मिल सके।